गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 8 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसे एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। चलिए जल्दी से देखते हैं अभी जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला डिस्कशन हमारा होगा सिम्बेक्स को लेकर। एफएसडीसी के बारे में जानेंगे, मेंबर्स देखेंगे एफएसडीसी के। आप एक ब्राह्मणी रिवर को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देन एसएसएन कंपनी के बारे में जानेंगे। फाइनल प्राइस कैपिंग किसके द्वारा करी जाती है, एनजीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा रहेगा यूएवी के बारे में। देन यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस को लेकर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सो यहाँ पर YouTube के ऊपर आप लोगों ने पूछा कि वेरियस प्लान्स जो है, यस यहाँ पर आप कैसे इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है इसके थ्रू आप सारे प्लान्स को देख भी सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस प्लान में आप जाना चाहते हैं उसी को ही एनरोल करिएगा, उसी के लिए ही आप यहाँ पर सब्सक्राइब करिएगा, मेंबरशिप लीजिएगा। जिस मेल आईडी से आप पेमेंट करते हैं वहीं पर ही आप वीडियोस को देख पाएंगे। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, क्योंकि देखिए यूट्यूब बहुत कम ऐसे पेमेंट जो कार्ड्स हैं उसे एक्सेप्ट करता है। तब हो सकता है आपका कार्ड इसमें एक्सेप्ट हो या ना हो, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर अप्रूवल है वो यूट्यूब के द्वारा कुछ ही कार्ड्स के लिए किया जाता है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप फुल फ्लेज कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस अवेलेबल है। अदरवाइज बाकी सारे वीडियोस जो है exam.netmock.com की जो सीरीज है वहां पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यूट्यूब और exam.netmock.com में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यूट्यूब और exam.netmock.com में यही है कि यहाँ पर आपको वीडियोस जो है यूट्यूब के अंदर जो लिमिटेड वीडियोस हैं वो मिलते हैं, लेकिन नेटमॉक के अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। यूट्यूब के अंदर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है, लेकिन नेटमॉक में आपको जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब में आपको गाइडेंस जो है वो नहीं मिलते, लेकिन नेटमॉक के ऊपर गाइडेंस मिल जाते हैं। फिर भी यूट्यूब में भी एटलीस्ट आप जो वीडियोस है उनके थ्रू अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ और गाइडेंस में इंटरेस्टेड नहीं है तो लिमिटेड वीडियोस के थ्रू भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर फुल फ्लेज कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर नेटमॉक, या फिर कहीं exam.netmock.com पर भी जाकर आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में जो अभी तक के टॉप 20 रैंकर्स थे वो मैंने आपसे शेयर करे हैं। बाय सैटरडे जब तक हमारा नेक्स्ट मॉक आता है मैं आपसे टॉप 100 जो रैंकर्स हैं उनके नाम भी शेयर करूंगा। वैसे तो आप लोगों ने टेस्ट दिया, आपको पता ही है, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोगों का रैंक 55 आया है, किसी का रैंक 97 आया है, किसी का 123 आया है। तो आपको तो आपका रैंक पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि टॉप 100 रैंकर्स जो है उनका जो नाम है वो बताना काफी जरूरी है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी रही है। ठीक है, तो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसके अंदर इट्स अ फ्री मॉक टेस्ट, तो इसके अंदर एनरोल करके आप अपनी इंडिया लेवल पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट होता है हर वीक कराया जाता है। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट स्लाइड के बारे में। तो जल्दी से मुझे बताएं कि आप टारगेट कितना सेट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहें तो 6 का टारगेट रखें, 7 का रखें, 9 का रखें, 5 का रखें, 2 का रखें, जितना भी टारगेट आप सेट करना चाहते हैं करिए। और उस हिसाब से आप अपना ग्रेड जरूर देख लीजिएगा कि आप टॉपर हैं, सीएस एस्पिरेंट है या फिर स्टूडेंट है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सिम्बेक्स 2021। सिम्बेक्स 2021 के बारे में पूछे, बताएं करेक्ट क्या है। पहली स्टेप कहती है सिम्बेक्स जो है इट इज द इंडियाज नेवी लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये क्या है, एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया नेवी के बीच में अनइंटरप्टेड है और काफी समय से चल रही है। इस बार इसे सिंगापुर नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था और इसे साउथ चाइना सी में किया जा रहा था। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम पीरियड जो है शुरू कर देता हूँ, सोचिए इसके बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। सिम्बेक्स, ध्यान से पढ़ें इस नाम को, काफी सारी चीजें नाम से ही निकल आएंगी, क्योंकि नाम में एस स्टैंड फॉर सिंगापुर, आई स्टैंड फॉर इंडिया, एम स्टैंड फॉर मैरीटाइम, बी स्टैंड फॉर बायलैटरल, एक्स स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। सो सिंगापुर, इंडिया, मैरीटाइम, बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये अभी तक की काफी लंबी चलने वाली नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और इस बार होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, सिंगापुर के द्वारा, और इसे साउथ चाइना सी में ऑर्गेनाइज किया गया है। चाइना को भी काउंटर करना है, खासतौर पे पैसिफिक रीजन से, इंडियन ओशन से, इंडो पैसिफिक रीजन से। दैट्स व्हाई इस तरीके की जो एक्सरसाइज है वो करी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिम्बेक्स एक्सरसाइज डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा कि बताएं सिम्बेक्स इंडिया और किसके बीच में होती है, तो वहां पर आपको एबीसीडी में से जो कंट्रीज के नाम है वो चुनने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस पर्टिकुलर बिग डैशेस, ये जो डैशेस हैं, ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना इसको अपनी मेजर लाइन मानता है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है, चाइना ये मानता है कि पूरा एरिया जो है
वो किसका है? वो चाइना का है। क्यों मानता है? क्योंकि यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज, ये रिसोर्स रिच एरिया है। लेकिन अगर आप अंक्लोज को देखेंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो है, अगर आप यहाँ पर भी देखें, वो ये कहता है कि अगर आप देखें तो दिस एरिया बिलोंग्स टू चाइना। ये जो एरिया है ये आपका इंडोनेशिया का एरिया है, कुछ एरिया मलेशिया का है, कुछ वियतनाम का है। इस तरीके से अलग अलग एरियाज को उन्होंने डिवाइड किया, जो बात भी सही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे चाइना एग्जिस्ट करता है, आसपास वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, तो एरिया तो उनका भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहे हैं, उनको कोई भी एरिया नहीं देना चाह रहे मरीन एरिया का, और यहाँ पे 9 डिग्री लाइन के हिसाब से क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस लाइन के हिसाब से काफी सारे एरिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि मैं इसी लाइन को मानता हूं। और कुछ दिन पहले न्यूज भी थी कि अगर कोई भी यहाँ पे शिप इस एरिया के अंदर एंटर करता है तो उसे चाइना को पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से एक्सरसाइज करी जाती है ताकि चाइना का जो डोमिनेशन है वो काफी हद तक कम किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंसर्निंग एफएसडीसी, व्हिच इज चेयर्ड बाय। एफएसडीसी किसके द्वारा चेयर किया जाता है? वेदर इट इज फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर और डिफेंस मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। लेट मी स्टार्ट द टाइमर हियर। तो यहां पर सोचिए क्या आंसर होगा। एफएसडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली 24th मीटिंग इसकी करी गई है। फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो सी को तो आप एलिमिनेट कर देते अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती। फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर दोनों हो सकते हैं, और वैसे आपको बात बताऊंगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो ये मीटिंग है इनको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। हालांकि एफएसडीसी के चेयरमैन तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा आरबीआई के जो मेंबर्स होते हैं, आरबीआई के जो हेड होते हैं, सेबी के जो हेड होते हैं, पीएफआरडीए के जो हेड होते हैं, इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हेड होते हैं, वो भी इसके अंदर मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर फिलहाल ए हो जाएगा। एफएसडीसी बात किसकी करता है? बेसिकली इट अंडरलाइंस द नीड फॉर कीपिंग अ कॉन्टिन्यूअस विजिल ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज डिफरेंट रेगुलेटर्स। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके ऊपर 24/7 हमारी नजर बनी रहनी चाहिए, विजिलेंस जो है वो बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना यहाँ पर देखने को मिले। और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम जनरेट भी होने लगती है तो उसके बारे में हमें पहले ही पता चले और हम उसके बारे में एक्शन भी यहाँ पर ले सके। नाउ एफएसडीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे रघुराम राजन जो है पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इनके द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट था एफएसडीसी का दिया गया था। Actually, he is responsible for setting up a FSDC and he was the one who recommended FSDC. ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, which is concerning कि FSDC के अंदर मेंबर्स कौन होते हैं? क्या सेबी के हेड होते हैं? What about RBI, IRDA, PFRDA? नाउ ये क्वेश्चन का आंसर वही लोग कर सकते हैं जो कि जब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ 100% फोकस के साथ सुन रहे होते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में दे चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन को यूज कर पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे। चलिए, टाइम इज ऑलमोस्ट अप। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन इसके साथ काफी सारे ऐसे हेड ऑफ द वेरियस एजेंसीज होते हैं, जैसे कि सेबी के हेड, हेड ऑफ आरबीआई, इरडा, पीएफआरडीए के हेड, ये सभी भी इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, ये सभी भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो हेड्स हैं सेबी के, आरबीआई, इरडा, पीएफआरडीए के, ये भी इसके अंदर शामिल होते हैं। आंसर तो आपका डी हो जाएगा। वैसे अगर पूछा जाए एफएसडीसी का हेड कौन होते हैं, चेयर कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था। इवन एफएसडीसी के अंदर भी एक सब कमेटी होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज एफएसडीसी, इसके अंदर एक छोटी सी सब कमेटी होती है, सब कमेटी एफएसडीसी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसकी चेयरमैनशिप कौन करता है? FSDC सब कमेटी हैज आल्सो बीन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर आरबीआई। इसको आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं। अगर पूछा जाएगा FSDC को कौन हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। सब कमेटी FSDC को कौन हेड करता है? आरबीआई गवर्नर, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, वो ये तो पढ़ के जाएंगे कि FSDC को कौन हेड करता है, लेकिन सिर्फ एक शब्द ऐड करना पड़ेगा यूपीएससी को, सब कमेटी FSDC को कौन हेड करता है। ये सब कमेटी से आंसर चेंज हो जाएगा, सब कमेटी के केस में आरबीआई गवर्नर यहां पर आ जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बात करता है ब्राह्मणी रिवर को लेकर पूछा गया। इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। सो बेसिकली आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ खारसरोता हो सकता है। इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट में लोकेट करती है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन महानदी बेसिन, महानदी बेसिन में ये लोकेट करती है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली एनवायरमेंटलिस्ट जो है कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं। बेसिकली दे आर एक्सप्रेसिंग द कंसर्न ओवर द मैसिव डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द ब्राह्मणी रिवर बेसिन। तो ब्राह्मणी रिवर बेसिन से जो
पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे उड़ीसा के अंदर जो मैनग्रोव्स अवेलेबल है, द मैनग्रोव्स, दे विल बी अफेक्टेड, उनको यहाँ पर डैमेज जो है वो देखने को मिल सकता है। भितरकनिका मैनग्रोव वेजिटेशन जो है सेकंड हाईएस्ट माना जाता है जो उड़ीसा के अंदर अवेलेबल है वेस्ट बंगाल के बाद, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स अवेलेबल है, उसके बाद भितरकनिका का नंबर आता है और यहाँ पर ये डेवस्टेशन देखने को मिल सकता है अगर ये डायवर्जन किया जाता है। पहली स्टेटमेंट की बात करें सो यहाँ पर इज इट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ खारसरोता, तो आंसर इज नो। बेसिकली खारसरोता जो है वो ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है इनकरेक्ट। जैसी ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई बी और डी को कर दीजिए एलिमिनेट, मतलब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट तीसरी स्टेटमेंट जो ए और सी दोनों में है वो तो करेक्ट हो ही जाएगी कि ये महानदी बेसिन के अंदर है। बट क्या ये उड़ीसा में है? देखिए महानदी बेसिन में है और महानदी कहां पर है? उड़ीसा में, तो चांसेस लाइकली हो जाते हैं कि यस इट इज अवेलेबल इन उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर ये पानी का डाइवर्शन जो करंट न्यूज थी इसके बारे में बात करी जाए तो लोकल फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा क्या होता है जो आपके प्लांट्स होते हैं और फोना क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं, इनकी लाइवलीहुड को और लोगों की बेसिकली लाइवलीहुड को, इनकी लाइव्स को नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। तो फार्मर्स फिशरमैन की लाइवलीहुड और जो फ्लोरा फोना है उनको यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज अ रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा विच इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ शंख एंड साउथ कोयल रिवर। दो रिवर है, एक का नाम है शंख और एक का नाम है साउथ कोयल, दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जाकर ये रिवर बनती है। यहाँ पर आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने आपको विद द मैप यहाँ पर दे दी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो कि नाउ दिस इज अ पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ही वाज बोर्न इन तमिलनाडु। किसी व्यक्ति की बात करी जा रही है, कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने स्वदेशी स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी भी बनाई थी। सोचिए किस व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है, वही व्यक्ति हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली होमेज जो है वो पे किए हैं और कहा है कि फ्रीडम फाइटर जो है इनको यहाँ पर इन बेसिकली अपनी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर इनको दी है, ठीक है। सो वो वी आर टॉकिंग अबाउट चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है। तो ए तो वैसे करेक्ट हो जाता है, लेकिन चिदम्बरम पिल्लाई जो है इनको कोपालतिया तमिलन के नाम से भी जाना जाता है और इनको चक्रजूता सेमल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्यक्ति एक ही है लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर उनको लेकर ठीक हो जाती है। उनको गांधी जी का फ्रंट रनर भी कहा जाता है क्योंकि जब गांधी जी ने किसानों के लिए और अहमदाबाद मिल के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए आवाज उठाई थी, उनसे पहले ही जो मिस्टर पिल्लई हैं, चिदम्बरम पिल्लई जी, वो ऑलरेडी वर्कर्स के लिए आवाज उठा चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इन्होंने 1909 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसके बाद ही गांधी जी ने अपना जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स थी वो शुरू करी थी। तो इसी वजह से इनको गांधी जी का फ्रंट रनर के तौर पे भी जाना जाता है। एनसीईआरटी का जो कोर्स है exam.netmock.com पर अवेलेबल है। 50 डेज रिवीजन सीरीज इज आल्सो अवेलेबल, जिसको आप exam.netmock.com पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो मेल कर रहे थे उनके लिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली मेल का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको ये सीरीज लेनी चाहिए? आंसर इज नो। दिस इज फॉर 2021 स्टूडेंट्स जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में अपने स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सीरीज है। जो लोग नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के तौर पे वो 100 डेज या 200 डेज की सीरीज को ले सकते हैं। अदरवाइज जो मिशन यूपीएससी 2022 है उसको वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये उनको ज्यादा हेल्प करेगा कंपेयर टू द 50 डेज सीरीज। तो exam.netmock.com पर जाकर इन सीरीज को चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि फाइनल प्राइस कैपिंग के बारे में पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस कैपिंग मेडिसिन की किसके द्वारा करी जाती है। 10 सेकंड्स का टाइम जो है वो मैं आपको शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में। यहां पर रिसेंटली जो आपकी लिस्ट है एसेंशियल मेडिसिन की, उसके अंदर चेंज किया गया है। उसके अंदर 36 नई मेडिसिन को ऐड किया गया है, 16 नई मेडिसिन को, 16 पुरानी मेडिसिन को रादर निकाला गया है। Now, to bring down price of some widely used essential drug, the government has revised the NLEM. NLEM क्या है? National List of Essential Medicine. इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। जो मेडिसिन जरूरी होती है लोगों के लिए उनको ऐड किया जाता है, जो ज्यादा जरूरी नहीं होती उनको निकाल दिया जाता है। जो मेडिसिन ऐसी है जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता है उनको ऐड किया जाता है। जिनके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं या फिर जिनके साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं या फिर जिनमें किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही होती है उनको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर फाइनल प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है एनपीपीए के द्वारा। नेशनल बताइए फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि किसके साथ अटैच्ड है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 1997 के अंदर अटैच ऑफिस के तौर पे बनाया गया था ताकि मेडिसिन जो है हमारे देश के अंदर सही तरीके से सही दामों में लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मेडिसिन है इनकी अफोर्डेबिलिटी जो है
ये ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, या अवेलेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, बताइए। जो लोग अफोर्डेबिलिटी कहते हैं वो ए आंसर करें, जो अवेलेबिलिटी कहते हैं वो बी आंसर करें। सो देखिए, जो एनपीपी है वो क्या इंश्योर करता है? वो अफोर्डेबिलिटी तो इंश्योर करता ही करता है, अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड की एक ड्रग है या कैंसर की एक ड्रग है जो 10,000 रुपए की मिला करती थी, उसका प्राइस रेगुलेट करके उसे 100 रुपए का कर दिया ताकि सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो अफोर्डेबिलिटी तो कर दी, लेकिन ये सोचें कि मार्केट में वो ड्रग अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने काफी देखा बहुत सारी ड्रग्स ऐसी थी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, नेबुलाइजर्स ऐसे थे, इवन जो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर्स होते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो हमने दाम तो उसका रेगुलेट कर दिया, दाम तो हमने कंट्रोल कर लिया उसका, लेकिन जब वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो उसका दाम कम करने का फायदा क्या हुआ? इवन इफ वी रिड्यूस द प्राइस, वी रिड्यूस द प्राइस राइट फ्रॉम 10,000 टू 100, तो यहाँ पर काफी जो बेसिकली आप कह सकते हैं 100 उसका दाम कर दिया, उसका प्राइस कर दिया। स्टिल व्हेन द ड्रग इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इज द यूज ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस? ओके, सो नाउ दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन दैट अफोर्डेबिलिटी एज वेल एज द अवेलेबिलिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों ये होनी चाहिए। सिर्फ प्राइस को कम करने से काम नहीं चलेगा, वो दवा जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। एनपीपीए जो है वो इसको लेकर काम करता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए एनजीटी को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा गया एनजीटी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। द प्रिंसिपल बेंच जो है एनजीटी का वो न्यू दिल्ली में है, हो सकता है। इसको इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, ये भी पॉसिबल है। एनजीटी हैज द पावर टू हियर ऑल द सिविल केसेस जो कि एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड होते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि देखो एनजीटी काम अच्छा कर रहा है, हम अग्री करते हैं, लेकिन एनजीटी को सुओ मोटो पावर नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए इट्स अ ट्राइब्यूनल जो कि 323 ए के अंडर में नहीं बनाई गई है, देयरफॉर सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन इनको नहीं दी गई। मतलब सुओ मोटो क्या होता है? अपने आप से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनजीटी जो है, एनजीटी को लगता है कहीं पर जो एनवायरमेंटल लॉज है उनका वायलेशन हो रहा है, और एनजीटी बिना किसी व्यक्ति की कंप्लेन किए, ना आपने कंप्लेन करी ना मैंने कंप्लेन करी, लेकिन एनजीटी के जो जज थे वो इतने एक्टिव थे, वो खुद ही पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यार इस केस को तो हम अपने आप देखेंगे और यहाँ पर इसकी जजमेंट सुनाएंगे। ये तो हो गया सुओ मोटो केसेस को लेना, मतलब किसी नागरिक ने कंप्लेन नहीं करी, किसी भी सिटीजन ने कंप्लेन नहीं करी, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली केस को टेक अप किया गया, ठीक है। दूसरा होता है एनजीटी के पास कोई कंप्लेन जाती है, कोई कम्युनिकेशन जाती है आपके द्वारा, मेरे द्वारा, किसी और नागरिक के द्वारा, तो उस केस के अंदर एनजीटी केसेस को ले सकता है। तो सरकार कहती है कि ये पहला सिनेरियो है और ये दूसरा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो सही नहीं है, आप सुओ मोटो केसेस को नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कंप्लेन करता है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अभी रिप्लाई किया है, तभी एनजीटी न्यूज में था, ठीक है। सो एनजीटी डज नॉट पोजेस द सुओ मोटो पावर, बट यस इट कैन एक्ट ऑन द लेटर्स और द कम्युनिकेशन जो इसको एड्रेस किए जाते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर। फॉर एग्जांपल, आपके घर के आसपास कहीं गंदगी हो रही है तो आप डेफिनेटली एनजीटी को लिख सकते हैं और वो इसको संज्ञान में लेगी। ये चीज सरकार मना नहीं कर रही, वो कह रही है ये कर सकते हैं, लेकिन एनजीटी अपने आप से एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वहां पर प्रोबेबली सरकार को लगता है कि कुछ पार्शियलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनजीटी के बारे में, तो यस न्यू दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल बेंच इज अवेलेबल। इसको चेयरपर्सन इसके कौन होते हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज एनजीटी के पास पावर है कि एनवायरमेंटल एरिया से रिलेटेड जो भी सिविल केसेस होते हैं दैट कैन बी टेकन अप बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके के ग्रीन ट्राइब्यूनल और किस कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है? प्लीज लेट मी नो द सेम थिंग इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए एनजीटी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कोमोडो ड्रैगन को लेकर है। कोमोडो ड्रैगन के लेकर पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये इंडिया में एंडेमिक है और आईयूसीएन लिस्ट के हिसाब से एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। आप एकदम से क्या ख्याल आया कि हमने कोमोडो ड्रैगन के बारे में डिस्कशन किया? बेसिकली रिसेंटली आईयूसीएन, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते रहते हैं, क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसने अपनी रेड लिस्ट जो है इसको क्या किया है? इसको रिव्यू किया है। कुछ नई स्पीसीज को रेड लिस्ट के अंदर ऐड किया है, कुछ नई स्पीसीज को रेड लिस्ट में से निकाला है। जो ऐसे जीव हैं जो खतरे में आ रहे हैं उनको ऐड किया जाता है, जो खतरे से बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तभी यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन जो है इसका भी जिक्र हुआ, क्योंकि ये इंडोनेशिया में एंडेमिक है, ना कि इंडिया के अंदर। और हाँ, जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इसका आईयूसीएन के हिसाब से एंडेंजर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। रीसेंट एक रिवीजन किया गया लिस्ट के अंदर, तभी मैंने इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपको दिया। इसके अंदर रेड पेज बनाया जाता है, पिंक पेज बनाया जाता है और ग्रीन पेज बनाया जाता है। रेड पेज, पिंक पेज, ग्रीन पेज क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाइएगा, मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विद विच कंट्री इंडिया ने अभी एक पैक्ट जो है वो साइन किया है, जो कि यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम आम भाषा में ड्रोन्स भी कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट को लेकर है। ये हम इजराइल के साथ कर रहे हैं, जर्मनी, यूएस, फ्रांस। रीसेंट बताइएगा, रीसेंट जो ये अग्रीमेंट साइन किया गया कोऑपरेशन के लिए, ये किसके साथ किया गया? टाइम पीरियड में यहाँ पे शुरू कर देता हूं आपका, क्योंकि इंडिया के जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, उसने इस कंट्री के एमओडी के साथ जो एल यूएवी, एल यूएवी क्या है? यूएवी तो आपको पता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स, एल मतलब एयर लॉन्च्ड, इसके लेकर एक कॉपरेशन जो है वो यहाँ पे साइन किया, बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन साइन किया, और इस कंट्री का नाम है यूएस, अमेरिका के साथ। ठीक है, तो अमेरिका के साथ जो है यहाँ पर कॉपरेशन करा जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रोन्स है इट इज एन अपकमिंग फील्ड, ये अपकमिंग फील्ड है हमारे देश के लिए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जो है वो किया जाएगा। ठीक है, टेक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर किया जाने वाला है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग वन किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021? तो चारों में से क्या वो इसरो है, डीआरडीओ है, एनएमडीसी है, एनआईओएस है, किसने ये पर्टिकुलर प्राइज जो है वो जीता है? वेरी रेयरली बट यस समटाइम्स सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी, ये प्राइज किसको दिया गया? पीसीएस या दूसरे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन भरे हुए होते हैं, लेकिन कई बार यूपीएससी में भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस को यूनेस्को का किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 का दिया गया है, क्योंकि दिव्यांग जन जो हमारे हैं, जो डिसेबल्स हैं या स्पेशली एबल्ड है, दिव्यांग जन जो हैं, इनके लिए, इनकी पढ़ाई के लिए काफी बेहतर काम एनआईओएस ने करके दिखाया है, और इसी चीज को ही रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने इनको ये प्राइज से नवाजा है। ठीक है, चलिए, सो प्लीज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और यहाँ पर मैं आपकी रिवीजन जो है वो भी करा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि 30% मोर मटेरियल अगर आप रिटेन करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्जाम में जाके चीजों को भूले ना, तो एक्टिव रिवीजन जो है वो काफी आपको करनी पड़ेगी, जिसका पहला पार्ट मैं ही आपको करा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए आपको जब बाद में भी तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है। ये 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे, एक के बाद एक आपकी स्क्रीन पे आएंगे, और आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे, उसे रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखनी है, और एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के तौर पे लीजिएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी चीजों को लिख रहे होंगे। आपकी सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा, कोई सामने वाला व्यक्ति 2 लिख रहा है तो आपको 4 या 5 चीजों को रिकॉल करके यहाँ पर लिखना है। सिम्बेक्स जो है इंडिया किसके साथ एक्सरसाइज करता है, किस तरीके की एक्सरसाइज बताइएगा। ये अभी जो एक्सरसाइज है साउथ चाइना सी में करी जा रही है, 2021 में करी जा रही है, लंबी चलने वाली एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, जो कि सिंगापुर के साथ इंडिया करता है। एफएसडीसी के चेयरमैन कौन होते हैं? एफएसडीसी के अंदर एक सब कमेटी भी बताई थी, उसके चेयरमैन कौन होते हैं वो बताइएगा। मेंबर्स कौन कौन होते हैं वो भी बताइएगा। अभी इनकी 24वीं मीटिंग करी गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन इनके कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। सब कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मेंबर्स कौन कौन होते हैं जल्दी से बताएं, क्या ये चारों मेंबर्स होते हैं? सो आंसर इज यस, ऑल ऑफ दीज आर द मेंबर्स। इसमें हेड ऑफ सेबी, आरबीआई, इडा, पीएफआरडी सभी इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, जो ब्राह्मणी रिवर को लेकर था, इसकी ट्रिब्यूटरी बताइए कौन से राज्य में है, कहां पर जाकर ये गिरती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पर अपने कंसर्न्स जो वो शो करिए। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कारस्रोता, आंसर इज नो, इट इज द अदर वे अराउंड। उड़ीसा की रिवर है, महानदी बेसिन में फॉल करती है, भी ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम मुझे बताएं। तमिलनाडु में पैदा हुए, फ्रीडम फाइटर थे, और गांधी जी के फ्रंट रनर के तौर पे भी इनको जाना जाता है। एसएसएन कंपनी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, तो आत्मनिर्भर भारत को तभी इन्होंने प्रैक्टिस कर लिया था, ये कंपनी बनाकर ब्रिटिशर्स को चैलेंज करके। चलिए, वेरियस कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है exam.network.com पे, जिसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन द वेरी सेम वेबसाइट, और यहाँ पर ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि फाइनल प्राइस कैपिंग को लेकर है। किसके द्वारा फाइनल प्राइस कैपिंग करी जा रही है जल्दी से बताएं, और ये कौन से मंत्रालय डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये भी बताइएगा। तो एनपीपीए जो है इसके द्वारा करा जा रहा है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एंड इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर आता है। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन हुआ एनजीटी को लेकर, इसका प्राइम बेंच कहां पर है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं बता दीजिए, जितनी चीजें आपको याद है, और क्या ये सिविल केसेस जो एनवायरमेंट रिलेटेड होते हैं यस और नो उसको सुन सकती है। सू मोटो पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर न्यू दिल्ली में बेंच है, लेकिन अदरवाइज बेंचेस जो है वो दूसरी सिटी जैसे पुणे, भोपाल के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो इसको हेड करते हैं। और यहाँ पे 8th क्वेश्चन में कोमोडो ड्रैगन कहाँ के एंडेमिक है, आईयूसीएन वाइज स्टेटस क्या है ये भी बताइएगा। तो आईयूसीएन ने अपनी लिस्ट को रिवाइज किया है। आईयूसीएन जो है यहाँ पर उसके हिसाब से कोमोडो ड्रैगन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडोनेशिया में एंडेमिक है, ये ध्यान रखिएगा। एक पैक्ट ड्रोन्स को लेकर किसके साथ साइन किया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किया जाएगा, एंड इट हैज साइंड विद यूएस। नाउ लास्ट क्वेश्चन में किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज जो है ये किसको दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है ये भी बताइएगा। दिव्यांग जन की एजुकेशन को बेहतर तरीके से बनाने के लिए
NIOS को ये जो प्राइज है वो दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है वो है CFLI। CFLI जो है किस किस के द्वारा अनाउंस किया गया, या तो ABCD करके आंसर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर पूरा लिख सकते हैं इंडिया UK, इंडिया US, इंडिया जापान, या फिर सिर्फ इंडिया तो है ही। आप क्या करिएगा, आप इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्री शामिल है UK, US, जापान या श्रीलंका, इनका नाम जो है जो भी आपको करेक्ट लगता है वो लिखिएगा, लेकिन आंसर करना काफी जरूरी है। रीजन इज क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन हमें नहीं भूलने हैं। चलिए, सो दीज आर द मेंस और इंटरव्यू का ग्रुप जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द सेकंड चैनल जिसके ऊपर आपके जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे यू विल सी एन इंप्रूवमेंट। ठीक है, उसे इंप्रूव होता हुआ देख सके और आपको ये भी पता चल सके कि आप किस कैटेगरी में। इस चीज को लेके शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। Please do like and share the video. Thanks for watching. Have a nice day. Take care. Goodbye.